अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। गैरसैंण में 1 मार्च से 10 मार्च तक उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आहूत होने जा रहा है। इसको लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। आपको यह भी बता दें कि साल त्रिवेंद्र सरकार जो है वो लगभग 57,000 करोड़ से अधिक का बजट लेकर आ रही है। इसको लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है बजट से उत्तराखंड के हर तबके का विकास होगा और सभी को ध्यान में रखते हुए बजट को यहां पर पेश किया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। समाज के हर हिस्से को छूने वाला बजट होगा। हम ये कहें कि समावेशी बजट होगा। ये बजट हम इस बार देने का प्रयास करेंगे। कृषि बिल के विरोध में धरने पर बैठे किसानों ने उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने आंदोलन खत्म करने की अपील करी है। हल्द्वानी में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय दुगनी करने से लेकर उनकी हर समस्या का समाधान करने वाली सरकार है। लिहाजा किसानों को आंदोलन को अपनी जमीन खो चुकी विरोधी राजनीतिक पार्टियां कर रही है। वहीं पर सुरेश जोशी ने प्रदेश सरकार के 4 साल के कार्यकाल को भी उत्साहजनक बताया। उसी तरह अगर हम पर्वतीय क्षेत्र की बात करें, हम इस देश के, इस प्रदेश के सभी किसानों से विनम्र आग्रह निवेदन करते हैं कि सरकार किसानों के साथ खड़ी थी, खड़ी है और सरकार जो है कि किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि वो किसानों की इनकम्स, किसानों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए हम लोग जो है कृत संकल्प हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन जो विपक्ष के लोग जिनकी ज़मीन एक तरह से समाप्त हो गई है, जिनको राजनीति करने के लिए कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है, हर जगह अंधेरा ही अंधेरा है, वो किसानों को आगे करके राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए किसान भाइयों से हमारी अपील है कि इन राजनीतिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई मन की बात धर्मनगरी हरिद्वार के लोगों के साथ ही साधु संतों के लिए बेहद खास रही। हरिद्वार के SMJN कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु संतों और साथ ही व्यापारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना। पीएम मोदी द्वारा मन की बात में कुंभ और गंगा स्नान का जिक्र करने से संत समाज काफी उत्साहित नजर आया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज ने कहा कि मेले में देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग अपनी श्रद्धा लेकर यहां पर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कुंभ मेले का जिक्र करके अपना संदेश दे दिया है। अब उत्तराखंड सरकार का दायित्व बनता है कि कुंभ का आयोजन भव्य किया जाए। पानी का स्पर्श जीवन के लिए जरूरी है। सर्दियां खत्म हो जाती हैं और गर्मियों की दस्तक होती की अराध्या जी ने लिखा है सबसे मूल बात की जल संरक्षण की, तो जल संरक्षण होना चाहिए। उन्होंने कई उदाहरण पेश किए और संत महात्मा उनकी सारी बातों को ध्यान से सुने और मुझे लगता है कि सभी संत महात्मा उस पर जाएंगे भी और पानी के बचत के लिए करेंगे। और जहाँ तो उन्होंने संत रविदास जी की बात की, संत रविदास जी के विषय में बात करके अच्छा लगा। और संत रविदास एक अच्छे संत थे और उन्होंने पूरे देश के लिए इस बहुत कुछ किया है। तो हम सबको मानना यही है कि प्रधानमंत्री जी की जितनी बातें हुई उत्तम अच्छी हुई हैं और सब को मानने योग्य हुई हैं। नियमित करने की मांग को लेकर उपनल कर्मचारी महासंघ लगातार आंदोलन कर रहा है, तो वहीं पर कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने आंदोलनरत उपनल कर्मचारियों से आंदोलन समाप्त कर वापस काम पर लौटने की अपील करी है। उपनल कर्मचारियों के आंदोलन को लेकर कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा है कि उपनल कर्मचारियों के प्रति सरकार संवेदनशील है। पिछले सालों में सरकार ने उपनल कर्मचारियों का मानदेय 2 बार बढ़ाया है। उपनल कर्मचारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार ने हमेशा ही उनके पक्ष में फैसले लिए हैं। उपनल कर्मचारियों के प्रति ये सरकार बड़ी संवेदनशील है। पिछले वर्षों में हमने 2 बार उनका मानदेय बढ़ाने का काम भी किया है। समय समय पर उनकी आवश्यकताओं और समय समय पर सब चीज़ों को देखते हुए सरकार उनके पक्ष में हमेशा निर्णय लिया भी और लेते भी रहेंगे। मैं समझता हूँ कि उनसे निवेदन भी करता हूँ कि हड़ताल की बजाय सरकार लगातार आपके पक्ष में रहती है। सरकार के साथ आप भी सहयोग करें और जनहित में अपने काम पर लौटें।
कोटद्वार में यमकेश्वर विधानसभा के प्रवासियों के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे संवाद नाम दिया गया। वहीं पर बतौर मुख्य अतिथि शैलेंद्र रावत ने कार्यक्रम में शिरकत करी। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में कोटद्वार की जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम को भले ही यमकेश्वर विधानसभा से जोड़ा गया हो, लेकिन कोटद्वार में हो रहे कार्यक्रम को शैलेंद्र रावत की मजबूत पकड़ है, इस बात का इशारा यहां पर इस सम्मेलन में दिखाई दिया। यमकेश्वर से कोटद्वार में प्रवासी हैं, उनके द्वारा उनके साथ चर्चा परिचर्चा के लिए ये कार्यक्रम किया गया। एक तरीके से संवाद, क्योंकि मैं यमकेश्वर क्षेत्र में राजनीति में हूँ, तो उन लोगों से मुलाकात करना। लक्सर में साल 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने दस्तक देना अभी से शुरू कर दिया है। इसी के चलते पार्टी दिल्ली के जगतपुरा सीट से विधायक प्रवीण कुमार और साथ ही सहीराम पहलवान विधायक तुगलकाबाद ने लक्सर में पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहां पर सदस्यता दिलाई है। लक्सर के अमित चौधरी ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में पार्टी में सदस्यता ग्रहण करी है। आम आदमी पार्टी का संगठन जो है उत्तराखंड में लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस कारण से भाजपा और कांग्रेस की नींदें हराम है। भाजपा और कांग्रेस में लगातार जो है उतावलापन है और लगातार रोज़ाना बेसिस पे आम आदमी पार्टी के खिलाफ वो नई नई प्रकार की बयानबाजी करते रहते हैं। आम आदमी पार्टी 70 की 70 विधानसभा में बहुत मजबूत है चुनाव लड़ने वाली है। आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट होंगे वो उत्तराखंड के ही लोग होंगे। उत्तराखंड के लोगों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा। उत्तराखंड के लोग ही आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ाएंगे, चाहे विधायक हो, चाहे यहाँ का जिला पंचायत हो, चाहे यहाँ का कोई भी मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो। हर व्यक्ति जो है चुनाव लड़ने वाला भी, चुनाव लड़ने वाला भी और वोट देने वाला भी, सभी लोग जो उत्तराखंड के ही होंगे। कार्यालय के भवन का यहां पर शिलान्यास किया। इस दौरान हरक सिंह रावत ने कहा है कि 3 करोड़ की लागत से ये अस्पताल बनने जा रहा है। अस्पताल जो है उसमें अनेकों सुविधाएं होगी। उन्होंने ये भी बताया है कि इसमें प्रथम तल में पार्किंग, तो दूसरे तल में यहाँ पर अफ्तर बनाया जाएगा। साथ ही आपको ये भी बता दें, इसके साथ ही इसमें वेलनेस सेंटर और योगा के लिए भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जनपद में ना तो होम्योपैथिक का अपना कोई भवन था और ना ही आयुर्वेदिक का कोई भवन था, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मगर अब इसका खुद का भवन बनने के बाद से जितनी भी समस्याएं हैं सबका निस्तारण हो जाएगा। बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि हम वेलनेस सेंटर भी बनाना चाहते थे, लेकिन अपना भवन न होने के कारण ना होम्योपैथी का अपना भवन था, ना आयुर्वेद का अपना भवन था। उससे बहुत बड़ी दिक्कतें लोगों को हो रही थी। और इसलिए आज हमें खुशी है कि 3 करोड़ की लागत से हमारा ये आयुर्वेदिक भवन का आज शिलान्यास हुआ है। इस पर होम्योपैथिक, और सबसे बड़ी बात कि इस पर नीचे हमने पार्किंग दी है, ऊपर ऑफिस दिया है और इस पर वेलनेस सेंटर दिया है। योगा भी इसमें, हम योगा का एक हॉल भी बनेगा। तो मैं सोचता हूँ ये बहुत 3 करोड़ रुपए की लागत से ये हमारा भवन बनेगा। और भी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इस भवन के निर्माण के लिए प्रदेश सरकार धनराशि उपलब्ध कराएगी। आज पौड़ी जनपद के लिए, पौड़ी शहर के लिए ये मैं सोचता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो आज इस आयुर्वेदिक भवन का शिलान्यास हम कर रहे हैं, होम्योपैथिक भवन का शिलान्यास कर रहे हैं। तो ये वेलनेस सेंटर का आज शिलान्यास हो रहा है। धर्मनगरी में कुंभ मेले का आगाज हो गया है। श्री शंभू अटल अखाड़ा ने बड़ी धूमधाम और पूरे विधि विधान के साथ में कुंभ मेले की यहां पर स्थापना करी है। इस दौरान अखाड़ा परिषद महामंत्री हरिगिरी महाराज, कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत, आईजी कुंभ संजय गुंजियाल समेत सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि यहां पर मौजूद रहे। ये धर्म ध्वजा 52 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई है। धर्म ध्वजा स्थापित होने का एक बहुत प्राचीन परंपरा रही है हमारे यहाँ। आज से कुंभ मेले का आगाज श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े की तरफ से हो चुका है। इसमें 4 तनी होती हैं, ठीक है, 52 बंद होते हैं। 52 हमारी मड़ियाँ हैं, उसी हिसाब से 52 उसके बंद बनाए गए हैं। 52 हाथ की धर्म ध्वजा होती है और इसका एक सभी अखाड़े आते हैं एक दूसरे की धर्म ध्वजा को उठाने के लिए इसमें। और हमारी तरफ से एक कुंभ मेले का शुभारंभ
जो अटल अखाड़े का वो है, इससे हो गया। पेशवाई वाले दिन हमारा पूरा रमता पंच यहाँ आ जाएगा। पेशवाई का रूट अभी कोविड-19 की वजह से अभी निर्धारित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जहाँ भी मार्ग से जो हमारा परंपरागत मार्ग है और जहाँ पे हमारी वो रुकती थी, रमता पंच रुकता था और जहाँ से पेशवाई निकलती थी, वहाँ से अभी रास्ते के अंदर काफ़ी सारी रुकावटें हैं जो प्रशासन द्वारा अभी तक साफ नहीं हो पाई। इसलिए पेशवाई का मार्ग निर्धारण हमारा 1-2 दिन में हो जाएगा। धर्म नगरी हरिद्वार कुंभ के रंग में रंग चुकी है। सभी अखाड़ों के साधु संतों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। हरिद्वार के कनखल स्थित महानिर्वाणी अखाड़े की छावनी में पूरे विधि विधान के साथ में धर्म ध्वजा की स्थापना की गई है। इस दौरान जिलाधिकारी सी रविशंकर, मेलाधिकारी दीपक रावत, आईजी कुंभ संजय गुंजयाल समेत अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज समेत बड़ी संख्या में साधु संत यहां पर मौजूद रहे। इस दौरान महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि उनके अखाड़े की धर्म ध्वजा की स्थापना के साथ ही मेले का आगाज हो गया है। की छावनी में आज धर्म ध्वजा की स्थापना हुई है और बहुत अच्छी बात है कि जो हमारी सनातन परंपराएं हैं उनका लगातार निर्वहन हो रहा है। बहुत ही सुखद, बहुत ही आनंद से परिपूर्ण यहाँ का पूरा माहौल है। सभी अखाड़ों में, बल्कि पूरे शहर में भी एक तरह से पूरे फेस्टिवल जैसा माहौल आ रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब हरिद्वार वासी इसका आनंद लेंगे और मेले में भी जितने भी हमारे श्रद्धालुगण हैं वो इसका आनंद लेंगे, सभी सावधानियाँ भी बरतेंगे। भगवान कपिल महामुनि जी का धर्म ध्वजा की आज स्थापना हुई है। वैदिक मंत्रोच्चारण के बाद ब्राह्मणों के द्वारा जो शुभ मुहूर्त था उसमें अखाड़े के श्री पंच परमेश्वर के सभी श्री महंतगण, सभी सचिवगण, सभी अखाड़ों से आए हुए महंतगण, सचिवगण, प्रशासन के जो अधिकारी, आईजी साहब, मेला अधिकारी, सह परिवार यहाँ पधारे हैं और मीडिया के जो बंधु हैं, सब लोगों के साक्षी में भगवान शिव की ये नगरी कनखल हरिद्वार में कुंभ 2021 प्रारंभ होने जा रहा है। आज का जो कोरोना काल का समय था उसको देखते हुए भी हमने सब मानदंडों का पालन किया, लेकिन धर्म की ध्वजा क्योंकि कभी झुकती नहीं है। होली त्योहार पर आयोजित होने वाले उर्स पर इस बार प्रशासन ने पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने का फैसला ले लिया है। एसडीएम विजयनाथ शुक्ल और साथ ही सीओ बलजीत सिंह भाकुनी की मौजूदगी में हुई बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। अधिकारियों ने बताया है कि पिछले 2-3 वर्षों से कॉम्बिट टाइगर रिजर्व की विजरानी रेंज के अंतर्गत पड़ने वाली इमली खान स्थान पर उर्स का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार आयोजन की अनुमति नहीं दी गई है। शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका को देखते हुए ये फैसला लिया गया। अक्सर देखा गया है कि विगत 2-3 वर्षों से होली के दिन सीमावर्ती जनपदों के या कस्बों के जो भी मुस्लिम लोग हैं वो काफ़ी संख्या में यहाँ पार्क में अनावश्यक रूप से प्रवेश करते हैं और ये दिनों दिन परंपरा बढ़ती जा रही है, जिससे इन्हें रोकने के लिए सख्त यह मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग बुलाने के बाद हमने ये निर्णय लिया है, कोई भी व्यक्ति पार्क में अनावश्यक रूप से प्रवेश करेगा तो उसके खिलाफ हम अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इसके अतिरिक्त तीनों बॉर्डरों पर नियमित रूप से 24 घंटे चेकिंग की जाएगी, सारे पेपर देखे जाएंगे, उनका RT-PCR टेस्ट देखा जाएगा। जो इन सभी शर्तों और यातायात नियमों का पालन करेगा उसी को हम प्रवेश करने देंगे, नहीं तो सभी का प्रवेश वर्जित है। रामनगर के सभी प्रबुद्धजनों के साथ एक मीटिंग की गई है जिसमें इस बात पे चर्चा की गई है कि विगत 2-3 वर्षों से ये देखने में आ रहा है कि एक नई परंपरा यहाँ पे कायम की जा रही है। होली के दिन जो हमारे उत्तर प्रदेश के मिलानी जनपदों से काफ़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग आते हैं और कॉर्बेट के अंदर घूमने के लिए जाते हैं और इससे हमेशा एक विवाद की आशंका बनी रहती है, क्योंकि होली के दिन काफ़ी संख्या में बाहर से लोगों का आना एक आशंका रहती है कहीं कोई विवाद न हो जाए। तो इस प्रक्रिया को हतोत्साहित करने के लिए आज एक मीटिंग की गई है। सरोवर नगरी नैनीताल की बात करते हैं, जहां पर इस बार पूरे 10 दिनों तक फागोत्सव का रंग चढ़ेगा। रामसेवक सभा प्रांगण में 20 से 29 मार्च तक होली गायन होगा। महासचिव जगदीश बवाड़ी ने बताया है कि रामसेवक सभा प्रांगण में इस बार फागोत्सव का रंग पूरे 10 दिनों तक देखने को मिलेगा। नैनीताल में आयोजित होने वाले इस होली महोत्सव के दौरान महिला होली की प्रतियोगिता के साथ ही स्वांग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। तो वहीं पर एकल होली गायन के जरिए होलियार भी फाल्गुनी रंग में रंगे हुए नजर आएंगे। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। रामसेवक सभा अपना 25वां फागोत्सव मना रही है
चूँकि संस्कृति के लिए ही राम सेवक सभा कार्य करती है, इसको बचाने के लिए, इसके संरक्षण के लिए कार्य करती है। तो इस वर्ष 20 मार्च से 29 मार्च तक हम लोग इस कार्यक्रम को करेंगे, जिसमें महिलाओं की होली प्रतियोगिता, महिलाओं का स्वांग, स्कूली बच्चों का जो होली कार्यक्रम होगा वो होगा, छोटे बच्चों के द्वारा जो स्वांग होगा उसका कार्यक्रम होगा, और जो हम लोग यहाँ पर होली एकल गायन करते हैं उसका भी कार्यक्रम होगा। और नए बच्चों को प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने एक कार्यशाला का आयोजन किया है। चमोली में विद्यार्थी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गोपेश्वर के अंबेडकर भवन सभागार में मूल निवासी विद्यार्थी संघ से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं से बातचीत करी है। वहीं पर उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करी और उन समस्याओं के समाधान को लेकर भी चर्चा की गई। संवाद कार्यक्रम में बोलते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित कुमार ने कहा है कि कोई भी समस्या का समाधान सामूहिक शक्ति से ही खत्म हो सकता है। उन्होंने कहा है कि अपने विवेक के आधार पर अपना विकास करना होगा और इसके लिए संगठन के साथ जुड़कर समाज का विकास करने की अपील भी उनकी ओर से की गई। देश में ये मूल निवासी विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम के तहत देश के विद्यार्थियों की प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन पर एक विस्तार से चर्चा का कार्यक्रम शुरू किया है। विद्यार्थियों की स्थिति को देखते हुए पता चलता है कि पूरे देश में जो भारत के स्टूडेंट का डेवलपमेंट होना चाहिए, जो उसका एजुकेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, जो उसका सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए, जो उसका मेंटली कल्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए, जो उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि इस डेवलपमेंट से ही इस देश का डेवलपमेंट हो सकता है। और देश के स्टूडेंट का वो डेवलपमेंट ही नहीं हुआ तो देश का डेवलपमेंट रुका हुआ है। ये एक बहुत बड़ी स्थिति सामने आई है इस कार्यक्रमों से, और हमने इन कार्यक्रमों के पीछे इस प्रॉब्लम चाहे तो बच्चों ने बहुत सी गिनाई है। ये समस्याएं हैं कि शायद इनका समाधान। बेरीनाग की श्वेता वर्मा का भारतीय महिला क्रिकेट टीम के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में चुने जाने पर उनके गृह क्षेत्र थल में जश्न का माहौल देखने को मिला। जैसे ही लोगों को दक्षिण अफ्रीका के साथ में 7 मार्च से होने वाली एक दिवसीय क्रिकेट सीरीज में चुने जाने की खबर लगी, उनके निवास पर उनकी माता कमला वर्मा और उनके घर में बधाई देने वालों का दिन भर तांता लगा रहा। तो वहीं पर उनके परिवार के लोगों और स्थानीय लोग आपस में मिष्ठान वितरण कर यहां पर जश्न का इजहार करते हुए नजर आए। चाहूँगी कि मेरी बेटी आगे तरक्की होते रहे, अच्छा प्रदर्शन करे, इंडिया के लिए खेलती रहे, हमारा क्षेत्र, हमारा डिस्ट्रिक्ट और उत्तराखंड का नाम रोशन करे, हमारे परिवार का नाम रोशन करे। मेरी बचपन में जैसे बचपन से काफ़ी शौकीन थी, यहाँ से अपने आप खेलती, टीवी देखती थी, टीवी के सारे उसके अपने पापा के साथ बोलती चालती, उन्हीं के साथ मतलब। बागेश्वर की बात करते हैं, जहां पर कोतवाली बागेश्वर और साथ ही बैजनाथ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 14.88 ग्राम स्मैक के साथ में 3 आरोपियों को यहां गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं पर 2.59 ग्राम स्मैक के साथ में एक आरोपी को बागेश्वर कोतवाली क्षेत्र, वहीं पर बैजनाथ थाना क्षेत्र में 6.22 ग्राम और साथ में 6.07 ग्राम स्मैक के साथ में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुमाऊं रेंज पे हम लोग सब मिल करके काम कर रहे हैं कि स्मैक और चरस से फ्री अपने एरिया को कैसे बनाएं। इसी क्रम पे हमारा जो है थाना कोतवाली बागेश्वर के द्वारा इसमें एक अच्छा काम किया गया। इन्होंने एक व्यक्ति को इसमें पकड़ा है स्मैक के साथ, मात्रा लगभग 2.5 ग्राम के करीब है। और लेकिन जो विशेष चीज़ थी कि ये तराजू भी इनसे मिला और ये लोगों को यहाँ पर वितरित कर रहा था, उसको छोटी छोटी पुड़िया में बनाते हुए, जो कि चीज़ भी वेरीफाई हुई है, उसको भी हम देख रहे हैं। और ये इन्होंने लोकल ही लेना बताया है, ये भी हमारे लिए एक अलार्म में गए कि यानी लोकल में भी कहीं पर इसकी मात्रा हमारे पास मौजूद है। तो चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर गैरसैंण से, जहां पर उत्तराखंड बजट सत्र से पहले एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। सर्वदलीय बैठक और भाजपा विधानमंडल की यह महत्वपूर्ण बैठक हुई है।
विधानसभा उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर गहनता से चर्चा की गई है। बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने पूर्ण सहयोग का यहां पर आश्वासन दिया है। 1 मार्च से शुरू होने वाले बजट के दृष्टिकोण से इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो आपको बता दें, उत्तराखंड में 1 मार्च से 10 मार्च तक बजट सत्र का आयोजन किया जाएगा और कल बजट यहां पर पेश किया जाएगा। उसी को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। तमाम लोग इस दौरान इस बैठक में मौजूद रहे। साथ ही अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की ओर से कहा गया है कि इस बैठक में हमारी ओर से सरकार का पूरा साथ दिया जाएगा। तो आपको बता दें, कल जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार की ओर से बजट पेश किया जाएगा, तो उसी को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विशाल गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विशाल, जानना चाहेंगे ये बैठक कितनी खास रही, क्या कुछ मुद्दे रहे इस दौरान इस बैठक में? बिल्कुल प्रीति, मैं बताना चाहूंगा कि बजट सत्र कल से आहूत होना है, जिसको लेकर के राज्यपाल का जो भाषण है वो भी होना है। तो उसको लेकर के जो तमाम तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं पूरी की जा चुकी हैं और साथ ही विधानसभा उपाध्यक्ष के नेतृत्व में आज ये बैठकें हुई हैं, जिसमें सर्वदलीय बैठक भी हुई है और साथ ही विधानमंडल की बैठक हुई है, जिसमें कि जो विधायक हैं, विधायकों ने भी अपने सुझाव रखे हैं और साथ ही जो बजट होना है किस तरह से हम उसको खास बना सकते हैं उसके लिहाज से भी इनकी चर्चा हुई है। और साथ ही क्योंकि कल पहला दिन है तो कल राज्यपाल के अभिभाषण से बजट की शुरुआत होगी, तो उसको लेकर भी जो विपक्ष है उससे सहयोग की अपील जो राज्य सरकार है उसने की है। तो तमाम चीजें जो है वो निकल करके सामने आ रही, क्योंकि 4 मार्च को जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बजट भी पेश होना है, तो उसके लिहाज से भी कहीं ना कहीं बैठकें जो है महत्वपूर्ण मानी जा रही है और 1 तारीख से 10 तारीख तक बजट सत्र होना है। जी चलिए विशाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, देहरादून से मेरे सहयोगी विशाल गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए थे। जैसा कि उन्होंने बताया, उत्तराखंड बजट सत्र से पहले महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया है। सर्वदलीय ये बैठक थी। इस दौरान सभी पार्टियों के नेता इस बैठक में मौजूद रहे। तो वहीं विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की ओर से ये आश्वासन दिया गया है कि जब बजट सत्र होगा, बजट पेश किया जाएगा, तो हमारी ओर से पूरा सहयोग सरकार को दिया जाएगा। चलेगा ये माननीय उपाध्यक्ष विधानसभा की अध्यक्षता में पहली बैठक में जो दलीय नेता थे उनके बीच में बैठक हुई और सभी ने यह आश्वासन दिया, नेता प्रतिपक्ष ने, कि हाउस ठीक प्रकार से चलेगा, व्यवस्थित चलेगा और वो सहयोग करने के लिए भी उन्होंने कहा है। सैटरडे को भी हाउस चलेगा। उसके बाद विधानमंडल दल भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक हुई है, उसमें सभी माननीय विधायकों के बहुमूल्य विचार आए हैं और सबने अपनी बातें रखी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी माननीय विधायकों से उनके क्षेत्र की समस्या से लगाकर सब बातचीत की है। मैं समझता हूं कि ये सत्र बहुत ही चलिए फिलहाल अपना उत्तराखंड में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।